दुनियादारी इज ब्रॉट यू बाय मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। मोच न घुटनों में हो न रिश्तों में। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। आज शुरुआत एक टिप्पणी से करते हैं। टिप्पणी कुछ यूं है, धर्म ने कुछ अच्छी चीजें भी की हैं, लेकिन धर्म के होने या न होने दोनों ही सूरतों में दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, बुरे लोग बुरा। लेकिन जो अच्छे लोगों से शैतानी का काम करवाए वो धर्म है। अप्रैल 1999 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ये पंक्ति कही थी स्टीवन वेनबर्ग ने। स्टीवन साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स का नोबेल जीत चुके हैं। मुमकिन है उनके द्वारा किए गए धर्म के इस नेगेटिव चित्रण से आस्तिकों को दुख पहुंचे, लेकिन क्या स्टीवन के बयान में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं? अपने ईश्वर, अपने धर्म को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मानने की जिद, अपने ईश्वर को दूसरों पर थोपने की सनक, हत्याओं को धार्मिक किताबों की मनमानी व्याख्या से जस्टिफाई करना, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करना, धर्म के नाम पर निर्दोषों को मारना, ये सब इसी दुनिया में होता है ना। आज की कहानी भी ऐसी ही एक सनक की है। ये कहानी है श्रीलंका की, जहां 2 बरस पहले सीरियल ब्लास्ट हुआ। एक त्योहार के रोज 8 फिदायीन आतंकवादी शरीर पर बम बांधकर निकले और बेगुनाहों के परखच्चे उड़ा दिए। ये मामला धार्मिक सनक का तो था ही, साथ ही इसके लिए सरकारी लापरवाही भी बड़ी जिम्मेदार थी, क्योंकि इस सीरियल ब्लास्ट के काफी पहले इंटेलिजेंस की डिटेल चेतावनी आ चुकी थी। हमले के 17 रोज पहले ही भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार वार्निंग बेल बजा रही थी। हमले का अनुमानित टारगेट, इसके मास्टरमाइंड, इन सब का नाम भारतीय एजेंसियों ने बता दिया था, लेकिन इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। कौन था इस चूक का जिम्मेदार और असल में हुआ क्या था, ये सब बताएंगे आपको, क्योंकि बीते रोज इसी से जुड़ी एक जांच रिपोर्ट श्रीलंका की संसद को सौंपी गई है। इस जांच आयोग का गठन किया था वहां के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने, और उन्हीं के गठित आयोग ने उन्हीं पर केस चलाने की अनुशंसा की है। क्या है ये पूरा मामला, आज आप जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी है। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तारीख थी 18 अप्रैल 2019। जगह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो स्थित ओल्ड मूर स्ट्रीट। 36 साल के इंसाफ इब्राहिम ने आज ही नई कार खरीदी थी। उसने अपनी ब्रांड न्यू मित्सुबिशी मोंटेरा अपने दफ्तर के सामने खड़ी की। उसका एक एम्प्लॉय चेकबुक लेकर पहले से वहां खड़ा इंतजार कर रहा था। इंसाफ ने उससे चेकबुक लेकर 10 ब्लैंक चेक पर दस्तखत किए। फिर एम्प्लॉय के हाथों ऑफिस से मंगवाया हुआ कुछ नकद पैसा अपने पास रखा और निकल गया। इंसाफ ने कहा था कि वो कुछ काम से जाम्बिया जा रहा है। इंसाफ ने अपनी पत्नी से भी यही कहा। पत्नी ने उसकी पैकिंग की और अगले रोज यानी 19 अप्रैल 2019 को वो इंसाफ को सी ऑफ करने कोलंबो एयरपोर्ट भी आई। कार से उतर कर जाते हुए इंसाफ एक पल को ठिठका। फिर उसने अपनी उंगलियों से पत्नी का माथा ऊपर उठाया और कहा, हिम्मत रखना। ये कहकर इंसाफ एयरपोर्ट के एंट्री गेट की तरफ बढ़ गया। पत्नी ने कार घुमाई और घर की तरफ चली गई। इंसाफ एयरपोर्ट एंट्री की तरफ बढ़ा तो था, लेकिन अंदर नहीं गया था। उसने अपनी पत्नी की कार को ओझल होने तक देखा और फिर अंदर जाने की जगह एक टैक्सी बुलाकर कोलंबो लौट आया। लेकिन वो अपने घर नहीं गया। वो पहुंचा सेंट्रल कोलंबो के एक अपार्टमेंट में। यहां पर 7 लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। इन सब ने इस घर में रात गुजारी। फिर अगले रोज यानी 20 अप्रैल 2019 को इंसाफ पहुंचा होटल सिनेमन ग्रैंड। दोपहर के तकरीबन 1 बजे थे जब इंसाफ ने होटल के रूम नंबर 425 में चेक इन किया, लेकिन रजिस्टर में उसकी एंट्री इंसाफ के नाम से नहीं थी। इस पर लिखा था मोहम्मद मुबारक मोहम्मद अज़्ज़ाम। कुछ घंटे कमरे में अकेले रहने के बाद इंसाफ होटल से बाहर निकला और फिर उसी अपार्टमेंट में पहुंच गया। होटल में बुकिंग होते हुए भी उसने ये रात अपार्टमेंट में गुजारी। फिर अगली सुबह हुई। तारीख थी 21 अप्रैल 2019, दिन रविवार का। सुबह के ठीक 7:07 हुए थे जब एक नीले रंग की छोटी सी कार सिनेमन होटल के बाहर आकर रुकी। कार से बाहर निकला इंसाफ अपने रूम नंबर 425 में पहुंचा। करीब 2 घंटे बाद सुबह के ठीक 9 बजे वो इस रूम से बाहर आया। उसके शरीर पर सलेटी रंग की टी शर्ट थी, माथे पर बेसबॉल की कैप।
अब इंसाफ पहुंचा होटल के रेस्तरां टेप्रोबेन में। यहां लोग सुबह का नाश्ता कर रहे थे। इंसाफ एक खाली टेबल के आगे खड़ा हो गया। उसके हाव भाव में थोड़ी बेचैनी थी। कभी एक कदम दाहिने होता, कभी एक कदम बाएं। फिर एक सेकंड के लिए वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और अचानक से उसके हाथों ने हरकत की। इस वक्त घड़ी में समय हो रहा था 9:12। इंसाफ के दोनों हाथ उसकी कमर की तरफ बढ़े और बूम, सब खत्म हो गया। इंसाफ इब्राहिम, एक पढ़ा लिखा अमीर कारोबारी का अमीर बिजनेसमैन बेटा, आतंकवादी निकला। उस रोज इंसाफ जैसे 8 सुसाइड बॉम्बर्स ने श्रीलंका में 8 धमाके किए। 3 चर्च में, 3 होटल में, एक चिड़ियाघर के पास और एक आखिरी धमाका एक घर के अंदर। इन फिदायीन हमलावरों ने इंसाफ का छोटा भाई इल्हाम और उसकी पत्नी फातिमा भी शामिल थे। फातिमा ने अपने घर के भीतर सुसाइड अटैक किया और तब जब इल्हाम की पहचान सामने आने के बाद पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। यानी फातिमा पहले से ही सुसाइड वेस्ट पहनकर बैठी थी। पुलिस के आते ही उसने वेस्ट को, यानी कि अपनी जो जैकेट थी, उसका स्विच दबा दिया। खुद तो मरी, साथ में अपने 3 बच्चों और पेट में पल रहे चौथे बच्चे को भी मार डाला। रेड डालने आई पुलिस टीम के 3 ऑफिसर भी इस ब्लास्ट में मारे गए। कुल हताहतों की बात करें तो इन हमलों में कुल 269 बेगुनाहों की जान गई। धमाके के चलते मृतकों के शरीर के परखच्चे उड़ गए। इतने टुकड़े हुए शरीरों के कि प्रशासन से लाश गिनने में गलती हो गई। उन्हें लगा 350 से ज्यादा लोग मारे गए। कौन था इस हमले का मास्टरमाइंड? इस साजिश के रिंग लीडर का नाम था ज़हरान हाशिम। 21 अप्रैल को हुए हमलों का एक सुसाइड अटैकर वो खुद भी था। इंसाफ के छोटे भाई इल्हाम के साथ उसने भी खुद को शंग्रीला होटल में उड़ा लिया था। अब ये शख्स कौन था? ज़हरान पूर्वी श्रीलंका का एक मजहबी कट्टरपंथी था। उसकी फंडिंग सऊदी अरब से आती थी। वहां के रईस वहाबिज्म के विस्तार के लिए श्रीलंका में फंडिंग भेजा करते थे और इन्हीं का एक लाभार्थी था ज़हरान। वो सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाता, दूसरे धर्मावलंबियों को टारगेट करने की धमकियां देता, लोगों का माइंड वॉश करता, उन्हें मुस्लिमों के साथ हुए अपराध के वीडियो दिखाकर भड़काता। 2017 से ही ज़हरान इस्लामिक स्टेट के लिए श्रीलंका में सपोर्ट जुटा रहा था। वो खुद को ISIS का सिपाही कहता। ISIS के प्रति निष्ठा दिखाते हुए उसी ने इस आतंकवादी हमले की प्लानिंग की थी। इन हमलों में इस्तेमाल हुआ बम उसके भाई ने बनाया था और अंदेशा है कि ये बम बनाने में उसकी मदद के लिए ISIS ने अपने विशेषज्ञ भी श्रीलंका भेजे थे। इंसाफ और इल्हाम जैसे रईस घर के 2 सगे भाई ज़हरान के संपर्क में कैसे आए? ये संपर्क स्थापित किया अब्दुल लतीफ जमील नाम के शख्स ने। जमील का भाई था हकीम। वो कोलंबो के एक पॉश इलाके महाविला गार्डन्स में रहता था। यहाँ उसका पड़ोसी था इल्हाम। हकीम की इल्हाम से दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। ऐसी ही एक दोस्ताना मुलाकात में इल्हाम का सामना हुआ हकीम के भाई जमील से। जमील इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके लौटा था। इसी प्रवास के दौरान वो कट्टरपंथियों के संपर्क में आया। घर लौटा तो सबको धर्म पर लेक्चर देता फिरता। घर वालों से कहता, तुम लोग इस्लाम को ठीक से नहीं मानते, गाने सुनते हो। हकीम को अपने भाई के कट्टरपंथी तौर तरीके अच्छे नहीं लगते थे। उसने इंटेलिजेंस विभाग के एक अफसर से जमील की शिकायत भी की थी। जमील के अपने परिवार वालों ने जब उसके कट्टर तौर तरीकों से आपत्ति जताई तो लोगों को लगा कि शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन इल्हाम उससे प्रभावित हो चुका था। वो घंटों उससे बातें करने लगा। जमील के प्रभाव में आकर इल्हाम के तौर तरीके बदलने लगे। उसकी वेशभूषा से लेकर आचरण तक सब में कट्टरता आ गई। उसने अपनी 93 बरस की दादी से बात करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दादी उसकी कट्टर बातों पर उसे झिड़कती थी। जमील के ही प्रभाव के चलते इल्हाम अपने पिता से भिड़ गया। कहने लगा कि बैंक में पैसे रखना छोड़ो, बैंक ब्याज देता है और ब्याज लेना गैर इस्लामिक है। पिता ने भी उसे झिड़क दिया। इल्हाम का एक भाई नास्तिक था। इल्हाम उसे भी कोसता और कहता, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। मतलब इल्हाम हो या जमील, दोनों की कट्टरपंथी सोच को उसके परिवार में जगह नहीं मिली, लेकिन उसे सपोर्ट मिला अपने जैसे सनकी लोगों से। इसी नेटवर्किंग का हिस्सा था हमले का मास्टरमाइंड ज़हरान हाशिम। इल्हाम को जमील ने इससे ही मिलवाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्हाम ने ही आगे चलकर अपने भाई इंसाफ को भी इस दलदल में घसीटा और फिर ये सभी आतंकवादी ISIS के बैनर तले अपने ही देश में आतंकवादी हमला करने के लिए निकल पड़े। अब ऐसे में सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इस हमले को रोका जा सकता था? जवाब है हाँ। ज़हरान इस केस का वो लिंक था जिसके सहारे इस हमले को फेल किया जा सकता था। कैसे? दरअसल ज़हरान भारत में भी आतंकवादी नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा था। उसके वीडियो और भाषणों के सहारे भारतीय युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश चल रही थी
और इसी के चलते ज़हरान काफ़ी समय से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों के रडार पर था। हमारी खुफिया एजेंसियां कई महीनों से ज़हरान को ट्रैक कर रही थी। इसी सिलसिले में वो श्रीलंका के भीतर भी ज़हरान की गतिविधियों को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी और इसी के चलते भारत के पास ठोस जानकारी थी कि ज़हरान वहां किसी आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहा है। ये आशंका जनवरी 2019 की एक घटना के बाद और मजबूत हो गई थी। इस महीने भारत की तरफ से श्रीलंका की पुलिस को एक लीड मिली। उन्होंने एक फार्म पर छापेमारी की। यहां बड़ी मात्रा में हथियार और करीब 100 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला। भारत ने बताया कि इस जखीरे के पीछे ज़हरान का हाथ है। वो एक आतंकवादी नेटवर्क का रिंग लीडर है और हमले की साजिश रच रहा है। भारत ने यह भी बताया कि ये हमले चर्चों को टारगेट कर सकते हैं, चर्च पर टारगेट कर सकते हैं। यहां तक कि ठीक हमले वाले दिन भी तड़के सुबह इंडियन एजेंसियों ने अपने श्रीलंकन काउंटरपार्ट्स को सावधान किया था। भारत से मिली इन खुफिया जानकारियों पर श्रीलंका ने क्या किया? वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सरकार और पुलिस को इत्तला की। 4 अप्रैल से ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वार्निंग मेमो भेजने लगा। हमले के 12 रोज पहले यानी 9 अप्रैल 2019 को श्रीलंका के चीफ ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने देश के पुलिस प्रमुख के पास एक लिफाफा भेजा। इस पर लिखा था टॉप सीक्रेट, योर आइज ओनली। क्या था लिफाफे में? इसके भीतर था एक मेमो जिसमें लिखा था कि नेशनल थोवीथ जमात का ज़हरान हाशमी अपने साथियों के साथ मिलकर श्रीलंका में फिदायीन आतंकी हमले की साजिश कर रहा है और ये हमले जल्द होने वाले हैं। इसके 2 दिन बाद यानी 11 अप्रैल 2019 को फिर से एक मेमो आया। इसमें लिखा था कि कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी सुसाइड अटैक कर सकते हैं। इस मेमो में ज़हरान और उसके साथियों का पता ठिकाना और फ़ोन नंबर सब लिखा था। उसके मूवमेंट और रूटीन का भी ब्यौरा था और यह भी लिखा था कि किस जगह किस वक्त छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मेमो में यह भी बताया गया था कि हमला किसी चर्च पर हो सकता है। हमले वाले दिन तक ऐसे कई मेमो भेजे गए, बार बार वार्निंग बेल बजाई गई, लेकिन जिन्हें ध्यान देना था, एक्शन लेना था, वो ऐसी हर चेतावनी को नजरअंदाज करते रहे। एक और जरूरी पक्ष है इस मामले का। अगर जरा भी गंभीरता दिखाई गई होती तो हमले की तारीख का भी अनुमान लगाया जा सकता था। कैसे? अप्रैल 2019 में आतंकवादियों की हलचल बढ़ गई थी। बम और डेटोनेटर उन तक पहुंच चुके थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स चर्च को टारगेट किए जाने की स्पष्ट वार्निंग दे रही थी। इन सारी जानकारियों को साथ मिलाकर कैलकुलेट किया जाता तो जवाब मिलता 21 अप्रैल 2019। इस तारीख पर हम कैसे पहुंचे? ये ईस्टर संडे का दिन था। ईस्टर संडे की क्या खासियत थी? ये वो दिन है जब ईसा मसीह फिर से जी उठने का उनका जश्न मनाया जाता है, यानी कि चर्च में रोजमर्रा के मुकाबले ज्यादा भीड़ रहती है। क्या इस लापरवाही पर सवाल उठे? जी बिल्कुल उठे। देश के रक्षा सचिव और पुलिस चीफ ने अपनी चूक स्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया और इस इस्तीफे पर राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि दोनों अधिकारियों से भारी चूक हुई है, लेकिन क्या राष्ट्रपति निर्दोष थे? नहीं। वार्निंग से जुड़ी रपटें उन तक भी पहुंची थी, लेकिन उन्होंने भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की और बाद में सफाई दी कि उन्हें खबर ही नहीं थी। लाख सफाई दी, फिर भी सिरिसेना पर उंगलियां उठती रहीं। प्रेशर के चलते हमले के 5 महीने बाद उन्होंने एक जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग को बने तकरीबन 1.5 बरस हो चुके हैं। इस दरमियान श्रीलंका में सत्ता बदल गई। सिरिसेना राष्ट्रपति से पूर्व राष्ट्रपति हो गए। इस मामले में लेटेस्ट क्या हुआ? 23 फरवरी 2021 को इस जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। श्रीलंका की संसद को सुपुर्द की गई इस रिपोर्ट की मुख्य बातें आप कुछ बिंदुओं में जान लीजिए। पहली बात, सिरिसेना और तत्कालीन इंटेलिजेंस चीफ नीलांथा जयवर्धना का स्पष्ट नाम है। दूसरी बात, कमीशन ने इन्हें लापरवाही बरतने का दोषी माना है। तीसरी बात, रिकमेंडेशन दी गई है कि इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बावजूद एक्शन न लेने की आपराधिक जिम्मेदारी तय हो। इसके अलावा रिपोर्ट में है कि पूर्व इंटेलिजेंस चीफ जयवर्धना पर भारत से मिली इंटेलिजेंस की अहमियत न समझने का आरोप लगाया जाए और सिरिसेना का यह दावा कि उन्हें हमले से जुड़ी वार्निंग्स की जानकारी नहीं थी, ये भी तार्किक नहीं लगती। रिपोर्ट में लिखा गया कि प्रबल संभावना है कि इंटेलिजेंस चीफ ने यह चेतावनी सिरिसेना के साथ साझा की हो। इन सभी दोषियों पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए और किन धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, इस पर अटॉर्नी जनरल को विचार करना चाहिए। इस रिपोर्ट में पूर्व पुलिस चीफ पुजित जयसुंदरा और रक्षा मंत्रालय के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हेमासिरी फर्नांडो का भी नाम है। हालांकि इन दोनों अधिकारियों पर पहले ही लापरवाही बरतने का केस दर्ज हो चुका है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में सिरिसेना पर भी केस हो। 250 से ज्यादा मौतों को रोकने की नाकामी पर क्या सजा तय होगी, इसका हिसाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कई लोग इसमें पॉलिटिकल एंगल भी तलाश रहे हैं कि राजपक्षे के ये विरोधी हैं, शायद इसलिए सरकार अतिरिक्त सख्ती करे। आपने पूरा प्रसंग सुना, सरकारी जांच सुनी। अब ये सुनिए कि ये आतंकवादी जिस वर्ग को बिलोंग करते थे
उनका क्या हुआ? इन आतंकवादी हमलों के बाद श्रीलंका में मुस्लिमों को ज्यादा टारगेट किया जाने लगा। ऐसे प्रकरण सामने आए कि घर में कुरान रखी है और इतनी सी बात पर गिरफ्तारी हो गई। कई मुसलमानों के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं। समाज के एक धड़े ने ऐसी घटनाओं को भी सेलिब्रेट किया। ऐसे प्रकरणों से जफरान जैसे लोगों का एजेंडा पूरा होता है। उन्हें लोगों का ब्रेन वॉश करने का जरिया मिलता है। याद रखिए, धर्म के नाम पर हुआ हर तुष्टीकरण, टारगेटिंग का हर एपिसोड एक चेन रिएक्शन बनता है। हमलों की वजह से भड़की सांप्रदायिक नफरत, सिस्टमैटिक टारगेटिंग और टारगेटिंग के गुस्से में और हमले, ये खतरनाक श्रृंखला है। बाकी इस्लाम के जो मतावलंबी हैं उन्हें भी इस चीज का चिंतन करना होगा कि ये कौन से कट्टरपंथी हैं, ये कौन सा समय लाना चाहते हैं जिसको लाने के लिए वो बेगुनाहों को मारते हैं। क्योंकि यदि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है, तो उसके प्रतिघात में आतंकवादी बनना किसी भी समस्या का अंत नहीं है। और आप देखिए कि जहां जहां धर्म के स्वरूप को विकसित किया गया, जहां जहां पर आतंकवाद की इस नर्सरी को पनपाया गया, वहां की क्या स्थिति है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि बेगुनाहों को मारने से आपको स्वर्ग नसीब होगा, तो मुझे आपकी मूर्खता पर तरस आता है। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी नेपाल से है। यहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की राजनीतिक मुसीबतें बढ़ गई हैं। उन्होंने सोचा था कि राष्ट्रपति के साथ जुगलबंदी करके अपनी नैया पार लगा लेंगे, लेकिन 23 फरवरी को उन्हें नेपाल की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल की संसद को दोबारा बहाल करने का फैसला किया है। सरकार को ताकीद दी है कि वो अगले 13 दिनों में संसद का सत्र बुलाए और इसके अलावा संसद भंग रहते हुए ओली ने जितनी नियुक्तियां की थी उन्हें भी रद्द करे। 20 दिसंबर 2020 को ओली ने संसद भंग कर दी थी और जानकार तब से कह रहे थे कि इस फैसले की संवैधानिक वैधता नहीं है। कोर्ट ने भी यही बात दोहराई। अब जब संसद दोबारा बैठेगी तो प्रचंड वाला विपक्षी खेमा ओली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और ओली के पास फिलहाल बहुमत नहीं है। इस पूरे मामले में ओली के जो चीन के समर्थक हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से है। यहां मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी नाम का एक नेता है। अपनी उम्र 50 पार और शादी की 14 साल की एक बच्ची से। पाकिस्तान में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 16 साल है। हालांकि ये लीगल एज भी बहुत कम है। मौलाना अयूबी जमात उलेमा इस्लाम का लीडर है, बलोचिस्तान नेशनल असेंबली का मेंबर भी। खबरों के मुताबिक एक एनजीओ की शिकायत पर यह मामला सामने आया। बच्ची के पिता ने शादी की बात से इनकार किया, फिर कहा कि जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी तभी विदा करेंगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तीसरी सुर्खी इक्वाडोर से है। यहां 3 जेलों में कैदियों के बीच भयंकर गैंगवार हुआ। कितना भयंकर, 62 कैदी मारे गए। यह घटना 22 फरवरी की देर रात शुरू हुई और कई घंटों तक चलती रही। यह झगड़ा जेल में दादागिरी के चक्कर में हुआ। पुलिस को दोनों गुटों के बीच हिंसा की आशंका थी। 22 फरवरी को जेल की तलाशी भी ली गई थी, जिसमें कई हथियार जब्त किए गए थे। इसके बावजूद हिंसा भड़की। इस मौके का फायदा उठाकर कई कैदियों ने जेल से भागने की भी कोशिश की। इस हालात को काबू करने के लिए 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े कई खौफनाक वीडियो शेयर हो रहे हैं, जिसमें दिख रहे कैदियों की लाशें बुरी तरह कटी हैं। आज दुनियादारी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है।
तो आइए और लंदन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।